हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सीता विद केम में। तो हमने थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे थे और थर्मोडायनेमिक्स में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था। तो थर्मोडायनेमिक्स में अपन ने क्या पढ़ा था, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स, इसमें अपन ने बात करी थी सबसे पहले कि सिस्टम क्या होता है ना। और सिस्टम के बारे में अपन ने बात करी थी कि जो सिस्टम होते हैं वो कितने प्रकार का हो सकता है ना। तो दो प्रकार पढ़ा था, एक तो कॉम्पोजिशन के आधार पे है ना, और एक पढ़ा था हीट और मैटर के आधार पे है ना। कल जो क्लास हुई थी उसमें हीट और मैटर के आधार पे, कॉम्पोजिशन के आधार पे हमने पढ़ा था होमोजीनियस, ठीक है। और दूसरा पढ़ा था हेट्रोजीनियस, ठीक है, ये आपको याद होगा। और हीट और मैटर के आधार पे अपन ने पढ़ा एक ओपन सिस्टम, दूसरा पढ़ा था क्लोज सिस्टम और तीसरा पढ़ा था अपन ने आइसोलेटेड सिस्टम। ये सब कुछ अपन ने क्लियर कर लिया था, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, सिस्टम के बारे में सब कुछ बातें अपन ने कर ली थी। अब अपने को कुछ प्रोसेस पढ़नी है, ठीक है। तो उन प्रोसेस पे बात करते हैं। तो मैं इसको तो रफ कर देती हूँ, ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं प्रोसेस की, कौन कौन सी प्रोसेस पढ़नी है ना। तो ढंग से समझते जाना, समझ में सारा आ जाएगा। और जहां नहीं समझ में आए तो कमेंट में क्वेश्चन जो है वो छोड़ देना, मैं देखूंगी तब रिप्लाई करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आगे अपने पास ये है कि जो प्रोसेस होती है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इसकी बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है। पहली प्रोसेस अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए अपने पास है आइसोथर्मल प्रोसेस, या फिर मैं कहूं समतापी प्रक्रम, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस या फिर समतापी प्रक्रम। देखो होता क्या है, अगर मान लो अपन ताप सम्मान की बात करें, ताप सम्मान मतलब हो गया कि मान लो मेरे पास, चलो ठीक है जनरल सी बात करते हैं। मान लो कि मैंने क्या करा, नींबू पानी बनाया, क्या बनाया, नींबू पानी बनाया, ठीक है। जब नींबू पानी बनाना स्टार्ट करा और जब नींबू पानी बनके तैयार हो गया, तो मान लो मेरे पास T1 टेम्परेचर जो था और फिर T2 टेम्परेचर था। तो T1 टेम्परेचर का मतलब हो गया मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस था और T2 भी 25 ही रहा, ठीक है, ये रहा। तो आप एक बात बताइए मेरे को कि अगर मैं बात कर रही हूँ समतापी मतलब ताप समान, बात समझ में आ रही है ना, कि रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद में ताप जो है वो समान ही रहा, तो अपन प्रक्रम कैसा बताएंगे, समतापी प्रक्रम। तो मैं क्या करती हूँ, T2 माइनस T1 करते हैं, यानी कि अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे dt कर रहे हैं ना, T2 माइनस T1। तो मेरे पास dt क्या रहा, dt रहा 25 माइनस 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो मेरे पास हो गया 0, यानी कि dt की वैल्यू क्या आई, 0 आई। समझ में आ रही है मेरी बात। तो समतापी प्रक्रम के लिए अगर मैं dt बताऊं तो 0 रहेगा। तो ये हो गया समतापी प्रक्रम, मतलब ऐसा प्रक्रम जिसमें ताप जो है वो समान रहे, वो क्या होता है, समतापी प्रक्रम होता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड देखो, इसको मैं मिटा देती हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। सेकंड है अपने पास समदाबी प्रक्रम, या फिर अपन कहेंगे आइसोबारिक प्रोसेस, है ना। समदाबी प्रक्रम, आइसोबारिक और आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन समदाबी प्रक्रम। देखो क्या होता है, मान लीजिए वही सेम बात बोल रही हूँ, रिएक्शन होने से पहले मान लो 1 एटमॉस्फेयर था प्रेशर और रिएक्शन होने के बाद में भी 1 एटमॉस्फेयर ही रहा। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा अपने पास, दोनों का जो अंतर होगा dp, वो भी अपने पास क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपन क्या बात कर रहे हैं, सुनना, ध्यान से सुनना इस चीज को। मैं कह रही हूँ कि मान लो अपन ने कोई रिएक्शन स्टार्ट करी और फिर प्रोडक्ट बी में बदल गया, है ना। तो इस टाइम 1 एटमॉस्फेयर था और इस टाइम भी 1 एटमॉस्फेयर ही था, यानी कि P1 मेरे पास और ये P2 मेरे पास। तो मैं जब इनका dp निकालूंगी तो मेरे पास आएगा P2 माइनस P1। तो dp क्या आ जाएगा मेरे पास, dp आ जाएगा 1 माइनस 1, यानी कि dp मेरे पास आ जाएगा 0। मतलब समदाबी प्रक्रम का मतलब हो जाएगा कि जिसमें दाब समान होता है। क्या बात बोल रहे हैं अपन, कि ऐसा कोई भी प्रोसेस, ऐसा कोई भी प्रक्रम जिसमें दाब क्या हो जाता है, समान हो जाता है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि dp बराबर 0 होता है, तो अपन कहते हैं समदाबी प्रक्रम होगा, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, अगला देखिए, अगला क्या है मेरे पास। आगे बात करते हैं तीसरा प्रक्रम, जिसमें अपन बात कर रहे हैं आयतन की। किसकी बात करें, आयतन की। आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, समआयतनी प्रक्रम, ठीक है, समआयतनी प्रक्रम। इसकी बात सुनिएगा, ठीक है, ढंग से। समआयतनी क्या होता है, मान लो हमने पहले मान लो 5 ml
5 ml वाटर लिया H2O और उसमें 10 ml मान लो मिल्क मिला दिया, क्या मिला दिया, मिल्क मिला दिया ना। तो अपन ने देखा कि 5 और प्लस 10 कितना हुआ, लास्ट में 15 हुआ ना, वो 15 हुआ, ठीक है, बराबर इतना होना चाहिए, मतलब पहले ml इतना था अब भी इतना है, मतलब अपने पास जो V1 की वैल्यू है, V1 की वैल्यू और ये V2 की वैल्यू, मतलब मेरे को dV निकालना है, तो dV कैसे होगा, V2 माइनस V1 और V2 कितना है 15 और माइनस V1 कितना है 15, तो dV मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो हो जाएगा ना। तो मैं सब आयतनीय प्रक्रम के लिए लिखूंगी dV बराबर जीरो, ये हो जाएगा भाई, dV बराबर जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने 3 प्रोसेस पढ़ी अभी तक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ठीक है, और इन तीनों को अपन ने अच्छे से समझ लिया कि कैसे क्या होता है। उसके बाद में बात करते हैं, अगली है अपने पास में जिसको अपन बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। चौथी प्रोसेस अपने पास एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक, और इसको अपन हिंदी में बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म, रुद्धोष्म और प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, ठीक है जी। इसमें क्या होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में, सीधी सी बात बताएं तो इसमें अपने पास Q बराबर जीरो होता है, मतलब Q का लेन देन ही नहीं होता है, Q का लेन देन ही नहीं होता है, Q बराबर ही जीरो होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि मैंने DQ क्यों नहीं लिखा है ना, तो अभी के लिए इतना समझिए कि Q बराबर ही जीरो होता है, ठीक है, Q बराबर क्या हो जाता है मेरे पास, जीरो हो जाता है। क्लियर है? तो इतनी बात, 4 प्रक्रम पढ़ लिए अपन ने, 4 पढ़ लिए। अच्छा एक और पढ़ लेते हैं ना, इसमें मैं लिख देती हूँ कि ये क्या होता है, Q बराबर जीरो, यानी कि ऊष्मा का लेन देन ही नहीं होता है, क्योंकि उसमें दीवारें कैसी है, रुद्धोष्मी दीवारें हैं, ठीक है, एडियाबेटिक वॉल ले लिया। 5वां देखिए साइक्लिक प्रोसेस, क्या है, साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम, क्या नाम हो जाएगा भाई, चक्रीय प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम, है ना। तो इसकी बात करते हैं चक्रीय प्रक्रम की। इसमें क्या होता है पता है क्या, इसमें चक्रीय प्रक्रम का मतलब हो गया कोई भी मान लो A से B बनेगा और B से वापस क्या बनेगा, A बनेगा, है ना। अच्छा चक्रीय प्रक्रम के लिए कम से कम अपने को 3 तो चाहिए, 3 तो चाहिए, है ना। तो ये देखो इस तरीके से चक्रीय प्रक्रम, है ना। इसमें क्या हो जाएगा अपने पास डेल G वो भी जीरो, डेल H भी जीरो, डेल U भी जीरो और डेल अपने पास मान लो कि H है वो भी जीरो, लेकिन Q और W जो होते हैं वो नॉट इक्वल टू जीरो रहते हैं ना। अब ये ऐसे क्यों है, किस तरीके से है, उनकी बात अपन अभी आगे करते हैं, जस्ट आगे करते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई, ये पांचों आ गए। इसके बाद में अपन बात करते हैं कुछ टर्म और है थर्मोडायनेमिक टर्म जो अपने को समझने हैं ना, तो उन पे बात कर लेते हैं फिर आगे, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देती हूँ, आप समझ लेना कि इस प्रकार से क्या है, ठीक है। तो प्रोसेस वाला अपना खत्म हो गया है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज आती है उनकी बात कर लेते हैं, है ना। जैसे आपने नाम सुना होगा कि कभी आपके टीचर है जो वो बोलते हैं स्टेट फंक्शन, कभी बोलते हैं पाथ फंक्शन, है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए कि स्टेट फंक्शन क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या होता है। तो अपन बात करते हैं किसकी, देखो मैं ऐसे डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ। एक होता है अपने पास स्टेट फंक्शन, क्या नाम है भाई, स्टेट फंक्शन, ठीक है, स्टेट फंक्शन। और एक है अपने पास पाथ फंक्शन, नाम है पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन, ठीक है भाई। एक है स्टेट फंक्शन, एक है पाथ फंक्शन। क्या होता है देखो इन दोनों को बात करते हैं। अच्छा हिंदी में लिखूं क्या इनके नाम, एक है अपने पास अवस्था फलन, एक है अवस्था फलन और एक है अपने पास पथ फलन, एक है पथ फलन, पथ फलन, ठीक है जी। तो देखो अवस्था फलन और पथ फलन, अब सुनिएगा होता क्या है, देखो मान लो आप अपने घर से स्कूल गए, है ना, घर से कहाँ गए, स्कूल गए। जब आप घर से स्कूल गए तो देखिए होता क्या है उसमें कि आप गए तो आपके टीचर को सिर्फ इतना ही पता है कि भाई आप घर से रवाना हुए और स्कूल आ गए, मतलब उनको आपकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, जो प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था है, बस वही पता चली। लेकिन वहीं आप स्कूल से घर आए हो, तो स्कूल से जब घर आए हो तो आपके पापा या आपके मम्मी पेरेंट्स जो है वो पूरी बात पूछेंगे, रास्ते में क्या हुआ, वैन से आए हो, मतलब बीच में कहीं पानी था, ये वो सब कुछ, यानी कि वो पथ की बातें पूछेंगे, पूरा रास्ता जो है उसकी भी बातें पूछ लेंगे। जबकि आपके टीचर जो है वो आपसे सिर्फ घर से निकले और स्कूल पहुंचे, इतना ही मतलब होता है उनको, है ना। तो अपन कहेंगे स्टेट फंक्शन का मतलब होता है जो डिपेंड करती है किस पे, डिपेंड ओनली ऑन स्टेट पे डिपेंड करती है। और कौन सी स्टेट पे, तो कौन सी स्टेट पे डिपेंड करती है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, कौन सी स्टेट पे, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है ना, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है। तो मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख देती हूँ प्रारंभिक और अंतिम अवस्था जो है उस पर निर्भर करती है, ठीक है, वो होता है स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या होता है भाई, जो पाथ पर डिपेंड करे, डिपेंड ऑन पाथ, नॉट
नॉट ओनली स्टेट, नॉट ओनली स्टेट, जो सिर्फ स्टेट पर ही डिपेंड नहीं करती, पाथ पे, पूरे रास्ते पे भी डिपेंड करे, वो क्या होती है, अपने पाथ फंक्शन होता है। तो अच्छा स्टेट की बात करें, जैसे मान लो मैं कहती हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं कुछ ना, तो जैसे आपकी इंटरनल एनर्जी, इंटरनल, इन सबको अपन अच्छे से पढ़ेंगे भाई, क्या होता है इंटरनल एनर्जी वगैरह, है ना, इंटरनल एनर्जी डेल यू, है ना, डेल यू, जहाँ देखो ये डेल का मतलब समझते हो ना आप, डेल का मतलब अंतर, ठीक है ना, डेल का मतलब अंतर, डी का मतलब भी अंतर, डिफरेंस, है ना, और डिफरेंस अपन किसका कर सकते हैं, अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था, जिनकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट हो, उन्हीं का तो अपन अंतर कर सकते हैं। तो अपने पास क्या हो गया, ये देखो अंतर हो जाएगा इनका, ठीक है, क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो एंथैल्पी, क्या हो जाएगा, एंथैल्पी, और एंथैल्पी को अपन डेल एच कर सकते हैं। ऐसे ही देखो गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी, और इसको अपन क्या कर सकते हैं, डेल जी, डेल जी कर सकते हैं। अच्छा पाथ की बात करें, आपको तीन ही याद करने हैं, पाथ में तीन ही याद करने हैं, एक तो अच्छा एग्जांपल में तीन ही याद करने हैं, एक तो हो गया वर्क, वर्क, ठीक है, जिनको डब्ल्यू से दिखाते हैं, एक हो गया हीट, जिसको क्यू से दिखाते हैं, और एक हो गया आपके पास हीट कैपेसिटी, क्या हो गया, हीट कैपेसिटी, जिसको अपन किससे शो करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, ठीक है, दोनों को अपन ने डिफरेंशिएट कर लिया। अब अपने पास में आती है दो प्रॉपर्टीज हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, उसको भी अपन देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो इनको मैं मिटा देती हूँ, आप देख लेना ना। तो ये हो गया अपने पास, आगे देखो, आगे है अपने पास इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इनको अच्छे से समझना भैया ना, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। देखो अपने पास होती है एक तो इंटेंसिव, एक तो होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना। देखो क्या होता है, सुनना ध्यान से, इन फोर आप याद रखना, इन फोर इंडिपेंडेंट, इन फोर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है, और एक्सटेंसिव का होगा डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, है ना। ऐसे याद रखोगे तो आराम से याद हो जाएगा, नहीं तो याद ही नहीं होगा। इन फोर इंडिपेंडेंट और एक्सटेंसिव का हो जाएगा डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है फ्री, फ्री हो गया ना, उससे, उस चीज से फ्री हो गया है ना, और जबकि यहाँ पे फ्री नहीं है, ये तो डिपेंड करता है, ऐसा कुछ है ना। अब सुनिए ध्यान से, मैं कैसी बात कर रही हूँ कि इंटेंसिव का इंडिपेंडेंट होता है, ऐसे कैसे बोल रही हूँ मैं, ना। तो मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हो, है ना, जिस रूम में आप बैठे हो या मैं जिस रूम में खड़ी हूँ, उस रूम में मान लो कि आपने बीच में दीवार कर दी, मान लो ये अपने पास एक रूम है ना, और इस रूम के बीच में आपने दीवार कर दी। अच्छा इस रूम का टेम्परेचर कितना है भाई, 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस है इस रूम का टेम्परेचर, ऐसा मान लेते हैं ना। मैंने इसके बीच में दीवार कर दी, जब बेटा मैंने दीवार करी तो बताओ क्या इसका 12.5 डिग्री सेल्सियस और 12.5 डिग्री सेल्सियस हो गया क्या टेम्परेचर, ऐसा हो गया क्या, नहीं हुआ ना। मतलब टेम्परेचर जो है वो डिवाइड नहीं हुआ ना, आधा आधा नहीं हुआ ना, मतलब टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता ना क्वांटिटी पे, नहीं करता ना, ये फ्री है ना इन सब चीजों से, डिपेंड नहीं करता। अच्छा मान लो इसका प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर हो गया, 1 एटमॉस्फेयर, तो क्या ये आधा आधा एटमॉस्फेयर हो गया क्या, आधा आधा हो गया क्या, हो गया क्या आधा आधा, नहीं हुआ ना, मतलब इंडिपेंडेंट है, इन सब चीजों से इंडिपेंडेंट है। अगर ये आधा आधा होता तो मैं मेरे वाला टेम्परेचर भी आपकी साइड ही भेज देती है ना, और यहाँ का टेम्परेचर लोअर हो जाता और ठंडा रहता है ना एनवायरमेंट, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो अपन कह सकते हैं जैसे टेम्परेचर हुआ, जैसे प्रेशर हुआ, ये जो सारी चीजें है ना, ये क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। कैसी प्रॉपर्टीज होती है, इंटेंसिव होती है। अच्छा फिर एक्सटेंसिव कौन सी होती है, तो सुनिए, मान लीजिए आपके रूम में या फिर आपके क्लासरूम में 30 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट लिखूं क्या, चलो ठीक है स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट है आपकी क्लास में, है ना, ये लो आपकी क्लास है और इसमें 30 स्टूडेंट है। जब मैंने बीच में दीवार करी तो 15-15 बंट नहीं गए क्या, 15 इधर और 15 इधर, बंट गए ना, 15-15 हो गए ना अलग, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि ये आधे आधे हो जाते हैं। जैसे मान लो कि अपन ने क्या बात करी कि मान लो 2 किलो चीनी थी आपके पास, कितनी चीनी थी, 2 किलो चीनी थी, आपको आधा करना है, आधा करने पे 1 किलो और 1 किलो नहीं हो गई क्या, 1 किलो और 1 किलो, मतलब जो भार होता है ना, मास, मास कैसी वैल्यू है, एग्जाम्पल लिखते हैं अपन, मास कैसी वैल्यू है, मास, भार जो होता है वो डिपेंडेंट है, यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, कैसी है, एक्सटेंसिव। अच्छा मान लो दूध मान लो 10 लीटर दूध था, 10 लीटर मिल्क है, तो जब अपन इसको क्या करेंगे, आधा करेंगे तो 5 लीटर नहीं हो जाएगा, तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, वॉल्यूम भी अपने पास क्या हो गया, वॉल्यूम भी अपने पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। समझ में आ गई बात, मैंने क्या बात बोली,
इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती है जो इंडिपेंडेंट होती है और एक्सटेंसिव वो होती है जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो हमने वही तो बात बोली, देखो यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर और उधर देखो मास और वॉल्यूम, ऐसे बहुत सारे जो एग्जांपल है वो हो सकते हैं ना। अच्छा, एक चीज और नोट करनी है आपको, तो क्या चीज नोट करनी है, सुनना, इधर सुनना थोड़ा सा, है ना। क्या नोट करना है कि अगर मान लो मैंने कहा मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन, है ना। और द्रव्यमान मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव, और ये कौन सी है, एक्सटेंसिव, दोनों एक्सटेंसिव है। इन दोनों का जो भाग होगा ना, जो रेशियो होगा, वो हमेशा क्या होता है, हमेशा ही वो इंटेंसिव होता है। क्या होता है भाई, इंटेंसिव। तो मैं बोल रही हूँ एक्सटेंसिव बट्टे एक्सटेंसिव हमेशा हमारे पास इंटेंसिव आता है। क्या आता है, इंटेंसिव आता है। बोलो क्लियर है क्या भाई, इतनी बात समझ में आ गया, इतना सब कुछ, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देती हूँ, मैंने जो भी बताया आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको मैं मिटा देती हूँ, ठीक है, इरेज कर देती हूँ। फिर देखिए, अच्छा अपन क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, क्वेश्चन बहुत सारे लगाएंगे, ठीक है, इसके बाद में सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। तो एक बार सारे कॉन्सेप्ट एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं जितने भी है, ठीक है, और फिर अपन सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो लगाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा भाई 200 से 250 क्वेश्चन करेंगे अपन, है ना, तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना क्या समझ में आया है। अच्छा, तो एक सेकेंड, तो अभी मैं आपको कुछ थर्मोडायनेमिक टर्म लिखवाने वाली हूँ ना, जो बीच बीच में आती है और आपको ना ये टर्मिनोलॉजी परेशान नहीं करेगी, तो मैं सबकी सब लिखवा देती हूँ। जैसे मान लो कभी भी आपके पास में यू आए ना, यू या फिर ई आए, यू या फिर ई, तो इसको आप आंतरिक ऊर्जा, अच्छा मैं हिंदी डिटेक्ट कर दूंगी, आप इंग्लिश वाले वर्ड लिख लेना, इंटरनल, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। और अगर मान लो एस आता है तो एंट्रोपी, एंट्रोपी। अब ये सब क्या है, इनको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे अपन, टॉपिक वाइज सारे पढ़ेंगे ना। फिर आपके पास एच आता है तो एच है एंथैल्पी, एंथैल्पी। और अगर आपके पास आता है जी, तो जी है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। अगर आपके पास में मान लो वी आता है तो वी आपके पास है वॉल्यूम, वॉल्यूम। अगर पी आता है तो पी आपके पास है प्रेशर, प्रेशर। अगर आपके पास टी है तो टी होता है टेम्परेचर, ये तो बेटा टेम्परेचर होता है, और ये टी जो है ना ये टाइम होता है, टाइम, ठीक है। और बताया जाए, अगर आपके पास आर आता है ना, आर, तो वो होता है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे मान लो 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, कैलोरी में होती है 1.98 कैलोरी और मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ऐसे करके होती है, ठीक है। तो ये हो गया। और अच्छा, और बच गया अभी, देखिए और क्या बच गया है ना, दूसरा मार्कर यूज करते हैं। दूसरा है अपने पास, जैसे सी, हीट कैपेसिटी, क्या नाम है, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। और देखो देखिए कौन सा रह गया, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, टाइम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे ही हो गए, है ना, सारे हो गए, अपन ने सारे कर लिए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है थर्मोडायनेमिक टर्म और ये सब कुछ आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो देके जाती हूँ, जो क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। फिर कल अपन करेंगे कुछ डेरिवेशन का पार्ट रहेगा, तो कल अपन कुछ डेरिवेशन करेंगे। आज आपको एक क्वेश्चन देकर जाऊं, तो क्वेश्चन आपके लिए ये होगा कि आपको शॉर्ट में ना सारे, जैसे सिस्टम और चलो ठीक है मैं बताती हूँ, है ना। वैसे तो कोई क्वेश्चन वाला पार्ट है नहीं आज, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं, क्योंकि अपन ने अभी कॉन्सेप्ट करा नहीं है पूरा। तो चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं, इनको आप लिख लेना, ठीक है, अच्छे से देखिए। आपको क्या करना है, आज आपको आराम से बैठ के क्या करना है, एक क्वेश्चन सोल्व करना है। और क्वेश्चन आपके पास क्या रहेगा, क्वेश्चन है आपके पास कि राइट the definition, write the definition, write the definition of, write the definition of system, system और surrounding, surrounding, system surrounding, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन लिख देते हैं भैया, आपके पास सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या करना है, टाइप्स ऑफ सिस्टम बताने हैं। क्या करना है भाई, टाइप्स ऑफ सिस्टम करना है, टाइप्स ऑफ सिस्टम करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन और लिख देते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है, थर्मोडायनेमिक, डायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है वो आपको
याद कर लेनी है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन अपन ने करे हैं। सिस्टम, सराउंडिंग, टाइप्स ऑफ सिस्टम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, एक और लिख देते हैं ना। एक आपको क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, ठीक है, पाथ फंक्शन। और एक क्वेश्चन आपको और कर लेना है, एक क्वेश्चन और कर लेना है ना, मैं ऊपर से बता देती हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेना है। अच्छा, क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन 5 देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन 5 हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन आपके हो जाएगा एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अभी तो ये करना, कल में 10 क्वेश्चन आते ही 10 क्वेश्चन पहले जो है वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो नीट वगैरह में आए हुए हैं वो करने हैं। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा क्या क्या करना है, ठीक है। अपन ने क्या क्या पढ़ा है, तो बहुत ही जल्दी से, अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आप रिवाइज करने के लिए इसे काम में ले सकते हो, और नहीं पढ़ा हुआ है तो आराम से आप वीडियो को देखना, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर अपन 200 से 250 क्वेश्चन जो है वो थर्मोडायनेमिक्स पे लगाएंगे। जब तक थर्मोडायनेमिक्स पूरी नहीं हो जाती नया चैप्टर शुरू नहीं करेंगे, और फटाफट से अपन जो है सारे चैप्टर क्लियर करेंगे। धन्यवाद। चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कुछ नहीं समझ में आया और समझ में भी आए तो कमेंट करना। आपके कमेंट जो है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करेंगे, है ना। तो